Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 rotation and revolution. बेटा इस वीडियो में हम लोग हमारी अर्थ की दो मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहली है रोटेशन जिसे हम स्पिन मूवमेंट भी कहेंगे, अर्थ का अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमना। दूसरी है रेवोल्यूशन, हमारी अर्थ का सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, घूमना, वो भी अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पे। ठीक है, अर्थ का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या होता है, रिवॉल्यूशन। वहीं रोटेशन क्या होता है, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ। जहाँ आप लोगों ने भौरा चलता हुआ देखा होगा, जो अभी आप स्पिनर बहुत ज़्यादा बीच में आया था, स्पिनर खेलने वाला नहीं आया था ना, उसको आप देखते हो वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, वैसे हमारी अर्थ भी घूमती है। और बेटा रोटेशन के भी हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट्स होते हैं, रिवोल्यूशन के भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखो रोटेशन से क्या क्या होता है बेटा, डे एंड नाइट होते हैं। हमें इसी की वजह से दिखता है कि भाई सनराइज ईस्ट में हो रहा है और सनसेट वेस्ट में हो रहा है। रिवोल्यूशन से क्या होता है, रिवोल्यूशन से सीजन्स होते हैं। आज अगर हम हमारी कंट्री में समर, विंटर, रेनी, ऑटम ये सीज़न देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं बेटा, रिवोल्यूशन की वजह से। ठीक है बात। अब हम देखेंगे कि भाई क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमको। पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम अर्थ की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रोटेशन किसका, अर्थ का, कैसे अल्टरनेशन होता है डे एंड नाइट का। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, फिर साथ ही साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे बेटा, हमारी एक्सिस के इंक्लिनेशन का क्या इफेक्ट है। ठीक है बात। अर्थ की जो एक्सिस है वो होनी ऐसी चाहिए थी पर वो हो ऐसी गई है, तो इसका क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पर। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे रिवोल्यूशन की वजह से सीजनल चेंजेस होते हैं। ठीक है बात। चलो, तो हमारा ये जो भ्रम है, हमारा जो इल्यूजन है, आज हम इसको तोड़ते हैं। हमें ऐसे लगता है सन आता है, सन जाता है, मून आता है, मून जाता है, सितारे रात में दिखते हैं, तारे रात में दिखते हैं पर सुबह नहीं दिखते हैं, मतलब ये सारे मूव कर रहे हैं। पर बेटा ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में मूव हम कर रहे हैं किसकी वजह से, हमारी अर्थ की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है। तो जो अपरेंट मूवमेंट होता है सन का आना और जाना, मून का आना और जाना, स्टार्स का आना और जाना, ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये हमें क्या इंप्रेशन देती हैं कि ये बॉडीज़ मूव कर रही हैं और हम स्टेशनरी, हम तो एक ही जगह खड़े हुए हैं। सन आता है, सन चला जाता है, मून आता है, मून चला जाता है ना, पर कंस्टेंटली हम मूव कर रहे हैं बेटा। ठीक है बात। हमें अर्थ का रोटेशन भी फील नहीं होता। ठीक है, क्यों फील नहीं होता है बेटा, क्योंकि जिस स्पीड से हमारी अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से हम भी मूव कर रहे हैं, इसीलिए हमें वो फील नहीं होता। आई बात समझ में। वी डो नॉट फील द रोटेशन बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द अर्थ, अर्थ के साथ हम भी मूव कर रहे हैं एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड से। ठीक है बात। बेटा ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई हम सबको ही पता है कि सनराइज मॉर्निंग में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा। ठीक है, फिर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा जिसे हम जीनित भी कह सकते हैं। कब आएगा, मिड डे में आएगा। फिर सेट हो जाएगा कब, वेस्ट में सूरज उगा, दोपहर हुई, शाम हो गई। सन है और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है बेटा ये हमें मूविंग दिखती हैं। वाई सो, बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी ऑफ मोशन। रिलेटिविटी ऑफ मोशन क्या होती है, जहाँ पर आप हो, ठीक है, आप जिस चीज़ को देख रहे हो, अगर आप भी मूव कर रहे हो और बाहर की चीज़ों को देख रहे हो तो आपको, आप स्टेशनरी दिखते हो पर बाहर की चीज़ कैसी दिखती हुई, चलती हुई दिखती है। इसको कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन। देखो, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, आप और आपकी मम्मी बैठे हो, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पर आपकी मम्मी बैठी है, तो आप दोनों, तो आप कैसे दिखोगे, स्टेशनरी के, भैया हम लोग तो बैठे हुए हैं। पर जो रास्ते के पेड़ हैं, जितने भी पोल्स हैं, वो आपको सब चलते हुए दिखते हैं। होता है ऐसा। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, रिलेटिविटी ऑफ मोशन की वजह से होता है। वहीं पर अगर आप ट्रेन के बाहर खड़े होगे तो आपको ये ट्रेन कैसी दिख रही होगी, चलती हुई दिख रही होगी। आई बात समझ में। इन फैक्ट ऑल द हेवनली बॉडीज, बेटा जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं वो कंस्टेंटली मोशन में ही हैं।
पर उन्हें एक साथ में रखने का काम कर रही है कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ में है। ठीक है बात। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अपने साथ बांधे रखता है इन देयर रोटेशनल पाथ और ऑर्बिट। देखो ये है ऑर्बिट अर्थ की, ये है सन, ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। रोटेशनल पाथ, उसके अपने एक्सिस पे घूमना, और घूमने के लिए जिस तरीके को वो अपना रही है, जिससे हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इसी को क्या कहेंगे? रोटेशनल पाथ। ठीक है बात। अब हम मूवमेंट्स ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की वो होती हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? हमारी अर्थ का अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना ही क्या होता है? रोटेशन। एक रोटेशन में लगता है 24 घंटे का टाइम, और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है बात। तो जब रोटेशन होता है तो अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। कितने घंटे में इसका एक रोटेशन पूरा हो जाता है? 24 आवर्स में। दिस मूवमेंट कॉजेज डे एंड नाइट, और इसी की वजह से क्या होते हैं? दिन और रात। अब रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो जो हमारी धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ पर, है ना? और ये कितने में कंप्लीट होता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, या 1/4 ऑफ डे। पूरे 365 डेज लगते हैं, फिर 1/4 ऑफ डे लगता है। तो अगर एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। ठीक हुई बात। तो हमारी जो अर्थ है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक हुई बात। हमारी जो अर्थ है वो कंटिन्यूअसली क्या करती जा रही है? रोटेट करती जा रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती जा रही है। ठीक है बेटा। अर्थ अकेली ऐसी प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। ठीक है बात। और जितनी भी मूवमेंट्स है, भले वो रोटेशन हो, रेवोल्यूशन हो, उसका अर्थ के ऊपर जो लाइफ प्रेजेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता ही है, भले ही हम ह्यूमन हो, प्लांट हो या एनिमल हो। एनिमल और ह्यूमन को अलग अलग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इंसान भी एनिमल किंगडम का ही पार्ट है। ठीक है बात। अब बेटा हमारी अर्थ का शेप है जिसे हम जियोइड शेप कहते हैं, जिसे कई बार हम स्पेरिकल भी कह देते हैं। तो स्पेरिकल शेप होने की वजह से हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट पे जो अमाउंट ऑफ फीट है, ठीक है, वो सेम नहीं होता है। ठीक है बात। और पहली बात तो इस डायग्राम को हमें बिल्कुल गलत बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार में सूरज की रोशनी दोनों पोल्स पर पहुंच ही नहीं सकती है। या तो नॉर्थ पोल पे होगी या तो साउथ पोल पे होगी। दोनों पोल्स पर एक साथ में कभी भी सनलाइट नहीं पहुंच सकती है। ध्यान रखना बात। ठीक है बात। चलो, तो क्योंकि हमारी अर्थ का शेप स्पेरिकल है, इसीलिए अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जो अमाउंट होता है इंसुलेशन का, हीट का, वो अलग होता है। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा। ठीक है बात। और यहाँ पर मॉडरेट होगा। क्योंकि बेटा टेम्परेचर की वजह से ही क्लाइमेट, वेजिटेशन, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं। तो जो लाइफ प्रेजेंट होगी अर्थ पे, उस पे भी ग्रेट इम्पैक्ट होता है अर्थ के स्पेरिकल शेप का। अब बोलोगे कैसे मैडम? देखो, क्योंकि स्पेयर होने की वजह से अलग अलग एरियाज में अर्थ के अलग अलग टेम्परेचर होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पर जो लाइफ प्रेजेंट होगी, एनिमल लाइफ, वो अलग होगी। यहाँ पर जो प्लांट लाइफ होगी वो अलग होगी। यहाँ पर जो प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ होगी वो अलग होगी। आए बात समझ में? एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बेटा बेसिस होता है क्लाइमेट का, वेजिटेशन का, एटमॉस्फेरिक चेंजेस का। इट ग्रेटली अफेक्ट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब कहाँ पर कौन सा एनिमल मिलेगा, कौन सा प्लांट मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्यों हर जगह बदला हुआ है? क्योंकि अर्थ का शेप स्पेरिकल है।
चलो, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड अल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट। देखो, ये है सन, ये है अर्थ जो कि स्टेशनरी नहीं है, कंटिन्यू मूव करती जा रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर यहाँ पर सन है तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट को लाइट मिल रही होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा डे और यहाँ पर हो जाएगी नाइट। पर घूम के ये वाला पार्ट जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डे और यहाँ पर हो जाएगी नाइट। आई बात समझ में? देखो फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि 3D इमेज हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सन है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ दिन हो गया। अब ये घूम के यहाँ चला गया तो यहाँ हो जाएगी रात, और ये वाला घूम के यहाँ आ गया तो यहाँ हो जाएगा दिन। चलो, तो जो वराइंग लेंथ होती है डे एंड नाइट की, ये बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होती है अर्थ के रोटेशन पे। ठीक है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और एक चक्कर अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट कर लेती है? 24 आवर्स में। जब वो रोटेट कर रही होती है बेटा, तो उसका एक पार्ट जो होता है वो सन को फेस कर रहा होता है, जैसे मैंने बताया। तो जो सन को फेस कर रहा होगा उससी बात है, वहाँ पर डे होगा, और जो सन से दूर होगा उसके अपोजिट साइड में होगा, वहाँ नाइट हो रही होगी। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को समझना, ध्यान से देखना बेटा। एक टाइम में जो सन की लाइट है वो जितने पार्ट तक पहुंच पाए उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जहाँ तक सन की लाइट पहुंच पा रही है वो क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। एक कमरा है, उसको पूरा डार्क कर लो, लाइट सारे ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ क्या कर दो, हाँ ऑफ कर दो, और फिर फुटबॉल रखो और यहाँ से टॉर्च फुटबॉल के ऊपर मारोगे तो बेटा फुटबॉल का एक पार्ट, क्योंकि फुटबॉल भी स्पैर्कल है, तो एक पार्ट पे लाइट पड़ेगी, दूसरे पार्ट पे नहीं पड़ेगी। तो जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ दिन हो जाएगा, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ रात हो जाएगी। क्या समझ में आ गया? तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी इमेजिनरी लाइन है विच शोज क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द फेनोमेना ऑफ डे एंड नाइट। जहाँ तक लाइट पहुँच रही वो दिन है, जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही वो रात है। ठीक है, चलो ये यहाँ पर दिया भी है, ये रहा सन और ये रही सन की रेज, और ये यहाँ तक आ रही है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, यहाँ दिन है, यहाँ लाइट नहीं पहुँच पा रही तो यहाँ पर नाइट है। बेटा जब आप लोग PDF भेजते हो ना वीडियो बनाने के लिए, तो ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है इसको इरेज कर दिया करो भाई। ठीक है, चलो पीरियड ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। तो जो स्पिनिंग है अर्थ की, उसकी पोलर एक्सिस पे, उसे ही क्या कहते हैं बेटा? रोटेशन। ठीक हुई बात। अर्थ जो अपनी पोलर एक्सिस पे क्या करती है? स्पिन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। भौरा चलते हुए देखा होगा ना आपने। द पीरियड ऑफ रोटेशन और द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्थ टू टर्न 360। बेटा अब जो अर्थ है ना, गोल है, 360 घूमेगी, तो उसको 360 डिग्री घूमने में लगता है 23 आवर 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड। 4 मिनट कम है अभी 24 आवर में। ठीक है, पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ के 360 टर्न होने की। तो अर्थ जब कंप्लीट अपना 360 टर्न ले लेती है उसको कितना टाइम लगता है? 23 आवर। बेटा अब हम पढ़ेंगे पीरियड ऑफ रोटेशन। यहाँ पर कुछ बच्चों को कुछ न्यू जानने को मिलेगा, हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो। तो बेटा डे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोलार डे और एक होता है साइड्रियल डे। सोलार डे को टाइम लगता है पूरे 24 आवर्स, पर वहीं साइड्रियल डे को टाइम लगता है 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड। मतलब अभी भी 3 मिनट का डिविएशन, 3 मिनट कुछ सेकेंड का डिविएशन आ रहा है। तो वो 3 मिनट का डिविएशन क्यों आता है सोलार डे और साइड्रल डे के बीच में, उसको जरा ध्यान से समझना। अर्थ का एक टर्न कितने में कंप्लीट हो जाता है? 360 डिग्री जब अर्थ घूम लेगी, उसको घूमने में सिर्फ कितना टाइम लग रहा है? इतना। ठीक है, अब जैसे एक स्टार था, यहाँ पर अर्थ थी और अर्थ ने अपना 360 लिया। ठीक है, तो ये स्टार की जो पोजीशन थी, अगर उसी पोजीशन में अर्थ वापस आ गई, मतलब वो पूरा 360 टर्न कर गई है। अब 360 टर्न कर गई तो इसको क्या कहते हैं? साइड्रियल डे। पर बेटा अभी उस पर्टिकुलर मेरिडियन पे सन को पहुंचने में 3 मिनट कुछ सेकेंड, या हम बोल दें 4 मिनट और लगेंगे, तब जाके वो कंप्लीट होगा एक सोलार डे। आई बात समझ में? चलो, नहीं आया तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेरी शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं,
जिनमें साइड्रल डे और सोलर डे बताया है, बढ़िया 3D इमेज के साथ बताया है। तो आप मुझसे कंफ्यूज ना हो, वहाँ जाके यही वीडियो को पॉज करके देख लें। चलो, तो जो स्पिनिंग होती है अर्थ की अपनी पोलर एक्सिस पे, उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। जो पीरियड होता है रोटेशन का, या वो टाइम जो अर्थ को लगता है अपने एक टर्न को पूरा करने में, दैट इज 360 डिग्री, वो इतना होता है। और ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज टर्म्ड एज साइड्रल डे, और इट इज डिटरमाइंड एंड इज डिटरमाइंड बाय स्टार। स्टार से डिटरमाइन होता है ये। अब हम इफेक्ट को पढ़ेंगे कि भाई रोटेशन का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन। बेटा देखो, हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी मूविंग बॉडी हो, मूविंग बॉडी में सबसे पहला नाम हमें ओशन का याद आता है, दूसरा एयर का याद आता है। तो बेटा एयर हो या ओशन हो, दोनों को ही ये रोटेशन इफेक्ट करता है ना, इनकी डायरेक्शन को डिविएट कर देता है। अब जैसे ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, तो बेटा जो विंड्स ऐसे चलने वाली होती हैं ये इधर मूव कर जाती हैं, जो ऐसे चलने वाली होती हैं ये इधर मूव कर जाती हैं। आई बात समझ में? किस तरीके से डिविएशन हो रहा है? सीधे चलना चाहिए, पर सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, नदर्न हेमिस्फीयर में ये अपनी राइट की तरफ मुड़ गई। आप लोग वो इमेजिन करो कि आप मैरी गो राउंड पे बैठे हुए, मैरी गो राउंड को झूला होता है ना जो ऐसे ऐसे चलता है, या हम एक पोल को पकड़ के खड़े होते हैं, इस तरीके से होता है। उस पर अगर आप झूल रहे हो और आपसे बोला जाए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को एम बनाओ, वहाँ पर निशाना लगाओ, तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे बेटा, क्योंकि आप निशाना जैसे ही आप बॉल या कोई पत्थर मारने की कोशिश करोगे, वो मूव कर जाएगा और आपका जो पत्थर है वो आगे जाके गिरेगा, बॉल आगे जाके गिरेगी। आई बात समझ में? तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है उनका डिफ्लेक्शन राइट में हो जाता है, यहाँ से देखोगे तो ये राइट आ रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो जाता है। पढ़े एक बार, देखो जितनी भी मूविंग बॉडी है अर्थ के सरफेस पे, भले वो ओशन करंट हो या विंड हो, ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं अपने राइट में नदर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट में अपने सदर्न हेमिस्फीयर में। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स है जो अर्थ जनरेट करती है जब वो रोटेट करती है। आई बात समझ में? ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेशन से कौन सा फोर्स जनरेट होता है? कोरियोलिस फोर्स। इसका इफेक्ट क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में, सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट में। इसी को ही हम फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। चलो, साइक्लोन्स जितने भी होते हैं, जितने भी एंटी साइक्लोन्स होते हैं, आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये भी डिफ्लेक्ट करते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, कॉजिंग एटमॉस्फेरिक चेंजेस, और इनकी वजह से एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं। और बेटा हमारी अर्थ के ऊपर प्रेशर बेल्ट्स हैं, आपको शायद आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ाए होंगे या आपने पहले पढ़े होंगे। प्रेशर बेल्ट पढ़े हैं ना, कि विंड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। तो बेटा ये हमारे प्रेशर बेल्ट को भी इम्पैक्ट करते हैं, एयर की मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। द बल्जिंग ऑफ द एयर एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल। यहाँ पर तेजी तेजी से हवा चलेंगी, यहाँ बिल्कुल शांत रहेंगी हवाएं। ये किसकी वजह से हो रहा है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से हो रहा है। ठीक, कोई बात? पोल्स पे हवाएं फ्लैटन रहती हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ रोटेशन। रोटेशन की स्पीड ज़्यादा कहाँ पर होगी? पोल पर बिल्कुल कम होगी, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होगी रोटेशन की? इक्वेटर। सबसे कम कहाँ होगी? पोल्स पे। अब स्पीड ही कम है तो विंड की जो स्पीड होगी वो भी कम होगी। अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, देखो तुम लोगों को समझ में आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो इतने पार्ट को स्किप कर देना। अब देखो ये रही अर्थ, ये वाला पार्ट जो अर्थ का वो सबसे ज़्यादा डायमीटर वाला है। यहाँ पोल्स तो नियर पॉइंट है। तो बेटा मुझे बात बताओ, इनको भी 24 घंटे में ही मूव करना है, इसको भी 24 घंटे में ही मूव करना है, इसको 24 आवर में मूव करना है, तो किसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी? इस वाले एरिया को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ये इतनी तेज़ी से मूव करेगा बेटा कि यहाँ पर विंड की स्पीड ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी। अब सोचो, दो लड़कियाँ हैं, एक सीमा है एक रीना है। सीमा को यहाँ से यहाँ तक जाना है उतने ही टाइम में, रीना को यहाँ से यहाँ तक जाना है उतने ही टाइम में। उतने ही टाइम में पहुँचना ही है आपको, तो स्पीड किसको ज़्यादा रखनी पड़ेगी? सीमा को ज़्यादा रखनी पड़ेगी ना, हमारे इक्वेटर पे स्पीड ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, आ ही गया आपको समझ में।
इफेक्ट क्या क्या होते हैं रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब बेटा टेम्परेचर में जो वेरिएशन आते हैं वो भी रोटेशन की वजह से ही आते हैं। अब देखो सुबह सुबह जब हम उठते हैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, टेम्परेचर कितना अच्छा सुहाना मौसम लगता है। 12 बजे टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हो जाता है, शाम होने लगती है फिर टेम्परेचर थोड़ा सा हमें प्लीजेंट लगने लगता है। ठीक है, तो जो वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में वो भी रोटेशन की वजह से ही आते हैं। जब हमने हल्का हल्का सूरज देखा अच्छा लग रहा था, फिर दोपहर में ऐसा लग रहा था इसको नहीं देखी, शाम को ऐसा लग रहा था ओ वाह कितना अच्छा है। जो एपरेंट मूवमेंट होती है सेलेस्टियल बॉडीज की वो एविडेंस है कि भाई हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। हम बोलते हैं कि भैया सूरज सुबह आता है शाम को चला जाता है, ये एक इल्यूजन है एक्चुअली। वो तो स्टेशनरी है, इट अपियर्स सो बिकॉज द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है। अर्थ मूव करती सूरज के सामने चली गई, हमको लगा वाह दिन आ गया, थोड़ा सा मुड़ी हमें लगा शाम आ गई, पूरा सूरज से दूर चली गई रात हो गई। तो सन स्टेशनरी है, स्टार स्टेशनरी है, सब मूव कर रहे हैं तो हम प्यारे लोग है ना। चलो सन स्टेशनरी है, वी आर मूविंग विद द अर्थ, हम अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से। इट इज़ लाइक व्हेन वन इज सिटिंग इन द फास्ट मूविंग ट्रेन। एक फास्ट मूविंग ट्रेन में बेटा मैंने अभी बताया था आप और आपकी मम्मी बैठे हैं तो आपको लगेगा कि भाई हम तो स्टेशनरी, हम तो दोनों बैठे हैं, पर ये जो पेड़ हैं जल्दी 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 चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। पर होता उल्टा है, वो पेड़ बेचारे खड़े हैं अपनी जगह पे, चल आप रहे हो। जो ट्रीज हैं, जो हाउसेज हैं, वो हमें मूव करते दिखते हैं बहुत फास्ट स्पीड से, है ना, जबकि वो स्टेशनरी होते हैं, मूव तो हम कर रहे होते हैं क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। तो जो रोटेशन है अर्थ का वो किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ये डिटरमिन करता है द डायरेक्शन इन विच द सन मून स्टार अपेयर टू राइज एंड सेट। बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि हमें सूरज चांद सितारे किस तरीके से, किस डायरेक्शन से अपेयर होते दिखेंगे और सेट होते दिखेंगे, राइज करते दिखेंगे और सेट होते दिखेंगे। एक और प्रूफ हम दे सकते हैं रोटेशन का कि भाई हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से एक स्टोन को ड्रॉप करोगे तो बेटा थोड़ा सा वो ईस्ट की तरफ गिरेगा, करके देखना आप। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जरा सा ऊपर जाओ और ऊपर से फेंक दो। बहुत ऊपर चढ़ के आप एक पत्थर को नीचे फेंको तो जिस जगह से आपने उस पत्थर को फेंका होगा वो उससे थोड़ा सा ईस्ट में आपको दिखेगा। ठीक है बात। रोटेशन ऑफ अर्थ क्रिएट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही क्या जनरेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जो हमारा अर्थ है, 2 मिनट रुकना, वो ऐसी मोटू सी नहीं होती जा रही बीच की वजह से, बीच से ये जो बल्ज आया है बीच में, ये किसकी वजह से ही आया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही आया है। अब बेटा ये जो बड़ा सा हैवी सा वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो सकता है आपके फिजिक्स के टीचर ने पहले पढ़ा दिया हो। तो जब कोई चीज़ों को बाहर फेंकने लग जाए, ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक हुई बात। देखो आप इस तरीके का एक व्हील बनाओ, इस व्हील में बहुत सारे बीड्स डाल दो, तो ये व्हील्स क्या होंगे बेटा, यहीं पर होंगे जब ये स्टेशनरी पोजीशन में होगा। पर जब आप इस व्हील को घुमाओगे तो ये सारे बीड्स यहाँ आ जाएंगे, तो जो भी चीज़ मूव कर रही होगी तब मूवमेंट में होगी, है ना, तो ये जो सेंटर है वो चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकना चालू कर देगा। इसे ही क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई बात समझ में? सच में इसको करके देख सकते हो। एक ऐसे वो लेना रिंग, उस रिंग में यहाँ पर तुम बीट्स डालोगे ना तो ये सारे बीट्स यहीं रहेंगे जब ये स्टेशनरी पोजीशन में होगा। पर जब तुम लोग इस बीट को घुमाओगे ना तो सारे बीट्स फटाफट फटाफट यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर से लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको और समझना है ना बेटा, तो फिर से मैं बोलूँगी, बहुत सारे अच्छे शॉर्ट्स वीडियो हैं, उनको एक बार देख लेना। चलो, जो अल्टरनेटिव राइज और फॉल होता है ओशन की वेव्स में वो 24 आवर्स में होता ही है।
एक बार आपको बहुत ज़्यादा राइज़ होता दिखेगा, ओशन की वेव्स बहुत ज़्यादा फॉल होती हुई दिखेगी। ये भी दोनों किसकी वजह से हो रहा है? रोटेशन की वजह से होता है। जो हाई टाइड और लो टाइड आती है, वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, किसके? सन और मून के। ये डिफरेंट टाइम में आती है दिन के, ठीक है? कितने इंटरवल के बाद आती है? 12 आवर्स के इंटरवल के बाद आती है। जहाँ पर बेटा हाई टाइड आ रही होती है, उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ के ऊपर लो टाइड आ रही होगी, ठीक है? और जहाँ पर भी लो टाइड होगी, उसके बिल्कुल अपोजिट में आपको हाई टाइड देखने को मिलेगी। तो ओशन वेव भी रिदमिक साइकिल में चलते हैं, अल्टरनेट राइज एंड फॉल होता है ओशन वेव्स में, अक्कर्स ट्वाइस इन 24 आवर्स, 24 आवर में 2 बार, राइज फॉल। हाई टाइड लो टाइड भी होती है, वो भी किसकी वजह से होती है भैया? क्योंकि सन और मून दोनों अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। बिकॉज द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज अर्थ रोटेशन, कि अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है किससे? मून के रिवोल्यूशन की डायरेक्शन के। जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के आसपास उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है। अब हम कोरियोलिस फोर्स को पढ़ेंगे बेटा। पहली बात, तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रख लो। कोरियोलिस फोर्स को किसने डिस्क्राइब किया था पहली बार? तो गुस्तेव कोरियोलिस ने किया था। कब किया था? 1835 में किया था। इनकी थ्योरी कहती है जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं, जैसे कि ओशन है, ओशन करेंट्स है, विंड्स है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स लेफ्ट। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट। किसकी वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है? इसे ही हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारी हवाएं अपनी दिशा को चेंज कर रही हैं, इसी को कहा रहे हैं कोरियोलिस इफेक्ट। फेरेल्स लॉ कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है बात? किसकी वजह से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया बेटा, तुमको फिर से याद रखना कि यहाँ पर जो लैटिट्यूड है वो कंपेरेटिवली छोटे हैं, यहाँ वाले लैटिट्यूड बड़े हैं, मतलब यहाँ पर जो अर्थ का डायमीटर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द पोलर डायमीटर। ये डायमीटर लैटिट्यूड्स नियर पोल्स, तो इनका डायमीटर कम है। अब मैं वही बोल रही हूँ, 24 घंटे में इतना ही इनको मूव करना है और इतना ही इसको मूव करना है। फिर से वही सीमा और रीना, रीना को भाई इतना सा मूव करना है 24 घंटे में, इस बेचारी को इतना मूव करना है, तो स्पीड किसको बढ़ानी पड़ेगी? सीमा को बढ़ानी पड़ेगी ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड डिफरेंस इन स्पीड एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स। पोल्स की तरफ जाओगे तो स्पीड कम होगी। लैटिट्यूड इंक्रीजेज एंड द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन डिक्रीजेज। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में हायर एंड पे जाओगे, 66 67 से लेकर 90 तक जाओगे, तो वहाँ पर जो रोटेशन है उसकी स्पीड कम हो जाती है और कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाती है। इन द एब्सेंट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल रहता ही नहीं है, बट इंक्रीज एज वी गो टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, आपको कोरियोलिस फोर्स की जो स्पीड है, सॉरी जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर इक्वेटर पे बहुत कम होगा। चलो देखो, अब नदर्न हेमिस्फीयर में हवाओं का डायरेक्शन ये था, तो ये कहाँ अपने राइट में मूव कर रही है। अगर हवाओं का डायरेक्शन ये होगा तो ये अपने राइट में मूव इस तरीके से करेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, पर ऐसे मूव करिए। अगर हवाओं का डायरेक्शन ऐसा है तो ये इस तरीके से मूव करेगी। आई बस बेटा, अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आता है? कौन डायरेक्ट करता है इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक इसके ऊपर लगता है सारी रोटेटिंग बॉडी जो उस एक्सिस के अराउंड में मूव कर रही है, ठीक है? चलो, जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या एक्सपीरियंस करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप कॉज अ बल्ज एट इक्वेटर। जो बेटा स्पिनिंग का टॉप होता है वो देखना फ्लैट होता है और बीच में उसमें बल्जेस होते हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ के ऊपर हुआ कि जो हमारा टॉप है अर्थ का वो थोड़ा फ्लैटन हो गया है और बीच में क्या आ गए हैं? बल्जेस। अब बेटा हमारे अर्थ के रोटेशन के पीछे कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स हर चीज को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या है? सेंट्रीपिटल हर चीज को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है और सेंट्रीफ्यूगल
हर चीज़ को अपने से दूर की तरफ फेंकता है। आई बात समझ में? तो अर्थ के रोटेशन के पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बैलेंस करता है द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रोटेशन। रोटेशन के लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेंट्रीपिटल। इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बात? सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। रिवोल्यूशन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात बेटा, मेरा ज्योग्राफी उतना अच्छा नहीं है। आप लोग बोलते हो तो मैं ज्योग्राफी के वीडियो बना देती हूँ, पर मैं फिर भी चाहूँगी किसी एक्सपर्ट के वीडियोस ज़रूर देखो। ठीक है?